Hello my dear lovely friends, myself Ritika and I welcome you all to Adda 24/7। तो मैं आपकी मेंटर हूँ आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए। और इस वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सुपर राइटिंग की। तो क्या है ये सुपर राइटिंग? देखिए, आपका जो फेज 2 एग्जाम होता है आरबीआई का, उसमें 300 मार्क्स में से 200 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है। कैसे? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स, ईएसआई का 50 मार्क्स, फाइनेंस का 50 मार्क्स। तो टोटल देखें तो 300 में से 200 नंबर तो आपका राइटिंग पार्ट ही ले जाता है। अब उस राइटिंग को आप कैसे बना सकते हो सुपर राइटिंग, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, सो दैट यू कैन बुक अ सीट फॉर योर इंटरव्यू। क्योंकि आपके फेज 2 और फेज 3 के नंबर जुड़ के आपकी फाइनल सिलेक्शन दिलाते हैं। तो वही आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मैं स्पेसिफिकली ईएसआई आंसर्स की बात करूंगी आपके साथ में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस आपकी चल रही हैं, फाइनेंस पे भी आपकी काफ़ी क्लासेस चल रही हैं, आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे। तो आज हम ईएसआई पे बात करेंगे, क्योंकि ईएसआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी हाइब्रिड नेचर का है। करंट और स्टैटिक, इन दोनों का काफी मिक्सचर आता है। तो बच्चों को ना एक कांस्टेंट कंफ्यूजन रहती है कि करंट अफेयर्स कैसे लिखने हैं आंसर में, स्टैटिक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर आप ला सको अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। ठीक है, तो हम आगे बढ़े इस लेक्चर में। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर नहीं किया है और आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं या आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं अबाउट द रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस आरबीआई सेबी नाबार्ड, तो आपको ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप भी प्लीज अपने पास डाउनलोड करके रखिए। मोबाइल ऐप में अ लॉट ऑफ कंटेंट इज अगेन प्रोवाइडेड ऑन अ डेली बेसिस। और अगर आप एनरोल करना चाहें हमारे किसी बैच में, लाइव बैचेस है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको ऐप के थ्रू मिलेगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। मैं ना आपको एक चीज बताना चाहती हूँ इससे पहले हम आगे बढ़े। वेटेज आपको पता लग गई है कितनी है। स्टूडेंट्स मैंने दो तरह के देखे हैं। एक ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे डर लगता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मेरा हो ही जाएगा, एमसीक्यूज मुझे सॉल्व कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। ऑन दी अदर हैंड दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंसड है, जिन्होंने पेपर दिया है, वो पता है क्या बोलते हैं कि मुझे डिस्क्रिप्टिव से डर नहीं लगता, मुझे ऑब्जेक्टिव से डर लगता है। ऐसा पता है वो क्यों बोलते हैं? मैंने कहा वो एक्सपीरियंस्ड हैं। क्योंकि जब आप लिखने जाते हैं पेपर में, अगर आप ठीक ठाक जो पूछा गया है उसका आंसर लिख कर आते हैं तो आपको नंबर मिल ही जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑब्जेक्टिव में अगर आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो इट्स अ जीरो, और अगर गलत मार्क करके आए हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है। डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। ऑब्वियसली इररिलेवेंट लिखोगे तो फिर तो गुस्से में एग्जामिनर करेंगे, लेकिन कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसका सबका सार क्या है इस बात का? इसका सॉल्यूशन, जो सार मैं निकालना चाहती हूँ, कंक्लूजन नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चलता रहता है ना दिमाग में, बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन लाना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है, इसलिए। तो कंक्लूजन, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कंक्लूजन इस बात का ये है कि आपको तैयारी ऑब्जेक्टिव की भी करनी है, डिस्क्रिप्टिव की भी करनी है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपको ज्यादा नंबर दिला पाएगा, और ये एविडेंट है कट ऑफ से भी। अगर आप कट ऑफ उठा के देखें जो सेपरेट होती है आपकी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव की, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव की, और 100 पूरे की अलग से होती है, तो उस कट ऑफ में जो आपकी डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि बच्चे लिख कर ज्यादा आते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब अच्छे से समझो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करो, नंबर आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छे खासे दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर सुपर राइटिंग की, कि अब हमें राइटिंग नहीं करनी है, हमें सुपर राइटिंग करनी है। तो हमें क्या चाहिए मैडम उसके लिए? देखो, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए। सबसे पहला क्या इंग्रेडिएंट आपका? कंटेंट। कंटेंट ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, है ना? आपने मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में क्या लिखोगे अगर आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, है ना? क्वेश्चन आया था मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो कंटेंट होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद उस कंटेंट में स्ट्रक्चर होनी चाहिए और लिंकेज होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि बस कंटेंट है और ऐसे मैंने स्प्रेड कर दिया, ऐसा नहीं चाहिए उन्हें। कॉन्फेटी की तरह बिखेरना नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट करना है आपको अपना कंटेंट, के पढ़ने वाले को मजा आए। फिर क्या चाहिए? डेफिनेटली आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए। मैंने टाइपिंग स्पीड सबसे पहले इसलिए नहीं लिखा कि क्या बच्चे करते हैं कि बस फिर टाइपिंग पे जोर देना शुरू कर देते हैं। नहीं, टाइपिंग इतनी ज्यादा नहीं चाहिए आपको, ठीक ठाक लेवल की चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको टोटल लिखने हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 6 सवाल आते हैं आपके पेपर में, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने हैं, जिसमें से 2 होंगे आपके 15 मार्क्स के, 2 होंगे आपके 10 मार्क्स के। 15 मार्क्स वाले की वर्ड लिमिट क्या है? 600 वर्ड्स। इसकी वर्ड लिमिट क्या है? 400 वर्ड्स। तो टोटल अगर देखो 600 इंटू 2 1200, 400 इंटू 2 800, तो
जितना मेरा मैथ्स वैसे तो आप लोगों का मुझसे बेहतर है, पर क्या कहता है कि 2000 वर्ड्स जो है आपको टोटल लिखने होते हैं, और टाइम आपको कितना मिल रहा है 90 मिनट्स का। 90 में से मैं ये मान लेती हूँ हम 15 मिनट्स रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना है माइंड में, और बाद में देखना भी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है, 65 मिनट्स मान लीजिए, चलो आप 70 मान लो, चलो ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट है आपके पास और आपको 2000 वर्ड्स लिखने हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आंसर्स लिखने की, ये स्पीड लिमिट अटेन की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पीड लिमिट बहुत ही कम कम चाहिए आपको, लेकिन ये मत सोच के चलो कि मेरा कोई टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। होगी स्पीड लिमिट अच्छी आपकी, अच्छा टाइपिंग करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, पर अगर बिल्कुल नहीं आती, कभी टाइप नहीं किया, डोंट वरी, टाइपिंग का टेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये टाइपिंग स्पीड की बात हो गई, इन दोनों पे मैं जरा थोड़ा खुल के बात करूंगी, इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं। फोर्थ क्या आपका, नो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। देखिए आपने आंसर लिखा है, कंटेंट अच्छा है, स्ट्रक्चर वे में लिखा है, पूरा कर दिया आपने टाइम लिमिट में, लेकिन कंटेंट में ना स्पेलिंग की इतनी गलती है, ग्रामेटिकल एरर्स है, पंचुएशन एरर्स हैं, वो एग्जामिनर को चेक करते हुए पता कैसा लगेगा। आपने चाय दी है एग्जामिनर को, बड़ी अच्छी चाय बना के सुंदर से सॉसर कप में प्रेजेंट करके, उसके ऊपर ना मक्खी डली हुई है, नो वन वुड वांट टू टेस्ट दैट। यही हाल है अगर आप स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, क्योंकि उसमें इतना सारा जो रेड रेड उनको नजर आता है आपके इंटरफेस पे। जितना हमें पता है कि इंटरफेस पे एटलीस्ट आपका उनको जो ग्रामेटिकल ये वाले एरर्स हैं वो दिख जाते हैं और ह्यूमन चेकिंग होती है, लेकिन तो वो एग्जामिनर को लगेगा क्या चेक करूं मैं इसका आंसर। तो इसलिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद प्रैक्टिस, एक्चुअली ये सारी चीजों का सार प्रैक्टिस ही है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक ही सॉल्यूशन है कि आपके पास कंटेंट सही से हो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस में ही आ जाएगा स्ट्रक्चर बनाना, टाइपिंग स्पीड को फुलफिल करना, और एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स ना करना, ठीक है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी अभी जब हम सेशन की बात करेंगे, लेकिन पहले कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। कंटेंट मैंने आपको कहा, फिर से शुरू कर रही हूं मैं, दोबारा लेके जा रही हूं आपको कंटेंट पे, कि कंटेंट सबसे जरूरी है ना। तो कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट सुप्रीम, कि ऐसा मत समझ लेना कि मुझे कंटेंट आता है तो बस मेरा आंसर हो गया, नहीं। ये सारी चीजें इक्वल रोल प्ले करती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आंसर पूरा ही नहीं हो पाया आपका, एरर्स इतने कर रखे हैं, कोई फायदा नहीं है उस कंटेंट का, ठीक है। तो कंटेंट आपको जब आपके पास आ जाता है, उसके बाद आप कीजिए रेगुलर प्रैक्टिस। वो जो टिप्स मैं आपको देने वाली थी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्ट्रक्चरल लिंकिंग बनाने का क्या मेथड होता है, IBC, यूनिवर्सल फॉर्मेट टू राइट एनी आंसर। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आप लिखेंगे, क्वेश्चन की नीड को आइडेंटिफाई कीजिए, ब्रेक कीजिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और उसमें फिर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लेकर आइए। आंसर लिखने से पहले इट इज ऑलवेज बेटर कि आप रफ शीट मांगे अपने इन्विजिलेटर से, और वहां पे पॉइंट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हमारे माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, और जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो हम भूल जाते हैं। इट हैपन्स कि ह्यूमन नेचर है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं, एक साथ नहीं हो पाएगा। तो वो पॉइंटर्स जो आपके माइंड में आए थे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे क्वेश्चन आया, तो जो पॉइंट्स आपके अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें आ रहे हैं, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी, छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख लीजिए, ताकि जब आप आंसर टाइप कर रहे हो कुछ मिस आउट ना हो, आप रीचेक कर सको मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, ठीक है। तो ये रहेगा आपका स्ट्रक्चरल लिंकिंग, और उसको हमेशा इंट्रो और कंक्लूजन की फॉर्मेट में लिखना है। बॉडी सबसे ज्यादा वेटेज आपकी लेगी, इंट्रो और कंक्लूजन आपकी 12 से 15% ऑफ द वर्ड लिमिट ले सकती है। आपका ज्यादा से ज्यादा जो 70 से 75% है वर्ड लिमिट, वो कहाँ जानी चाहिए, बॉडी के अंदर। एंड बॉडी हैज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ आपकी बॉडी में होना चाहिए। उसको हम कहते हैं 360 डिग्री अप्रोच वाला आंसर, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। अगेन एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बहुत देती हूँ और वो हंसते हैं, कि खिचड़ी है आपका जो आंसर है ना, इट्स अ खिचड़ी। उसको शाही पनीर मत समझो, ये मत समझो कि वो मुर्ग मसल्लम बन के आ रहा है ना, नहीं। क्योंकि जब आप वहां पे टाइप कर रहे हो और इतने बच्चे टाइप करके आंसर अपने लिख रहे हैं वहां पे, तो जब एग्जामिनर के लिए वो पता है कैसा है, खिचड़ी टेस्ट करना सबकी। अब उस खिचड़ी में आप क्या बेटर कर सकते हो, तड़का बेटर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हो, गार्निशिंग बेटर कर सकते हो, है ना। तो ये सोच के चलो कि मुझे जो मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं उसको ही बेटर, बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आए, चखने में लगे कि हाँ यार सब खिचड़ियों में से एक खिचड़ी बेटर थी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल लिंकिंग की बात है। टाइपिंग स्पीड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्या कीजिए, बाय अ कीबोर्ड, लाइक आई थिंक आई हैव हियर कीबोर्ड, लैपटॉप की बजाय ये वाला कीबोर्ड ले लो, और लाइक बाय सेकेंड हैंड, पुराना सा कहीं मिल जाएगा आपको आसपास से ले लो, नहीं तो न्यू ऑर्डर कर दो।
क्यों? क्योंकि जो आपका इंटरफेस है ना पेपर का, जैसे आईबीपीएस जो आपको कीबोर्ड प्रोवाइड करता है, वो कोई स्मूथ बड़ा अच्छा सा कीबोर्ड नहीं है जैसे आपका आपके लैपटॉप में होगा। नहीं, ये पुराना सा कीबोर्ड मिलता है जिसकी कीज भी टक टक कर रही होती हैं बीच में, है ना, शोर कर रही होती हैं बेसिकली। तो आपको आदत होनी चाहिए उस कीबोर्ड पे आंसर लिखने की। आप डेली का आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए कि जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको समराइज करने की कोशिश कीजिए इन 600 वर्ड्स 800 वर्ड्स। शुरू शुरू में ज्यादा वर्ड्स आएंगे, फिर क्रिस्प हो जाएंगे। तो उसको डेली आप एक चीज लिखो बस कि हाँ मुझे एक आंसर डेली का लिखना है। और टाइपिंग प्रैक्टिस ऐसे करो, समरी लिखने की, जो भी पढ़ा चलो लेट मी समराइज ऐसे करके अपने आप टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी। और ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, ये आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको, आई एम सो सॉरी, दिन का। स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड टेक अपना आंसर है नोटपैड पे लिखा, नोटपैड एज इन अपने कंप्यूटर में वर्ड पैड नहीं खोलना आपने, क्योंकि उसमें ना काफी सारी एरर्स हाईलाइट हो जाते हैं, हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि आप करेक्ट कर लोगे। नोटपैड पे ऐसा कुछ नहीं होगा, और नोटपैड में वो एंटर मारना, बैक स्पेस करना भी बड़ा मुश्किल रहता है। तो इट इज क्वाइट सिमिलर लाइक योर एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस। तो नोटपैड पे टाइप करना है आपने अपना आंसर, उसके बाद उसको कॉपी करके ग्रामरली पे चिपका दो, ठीक है। या और अगर आपको वेबसाइट्स पता हो जो ऐसे आपके एरर्स फाइंड आउट करती है, ग्रामरली पे चिपका दो और वहां पे देख लो क्या क्या गलतियां, बाद में करेक्ट कर लो। ये चीज आपको रेगुलरली करनी है प्रैक्टिस। तो स्ट्रक्चर, टाइपिंग स्पीड और ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर तो आपके चले जाएंगे अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी एक भारी चीज बची हुई है, कंटेंट के ऊपर मैंने बात करनी है आपसे, क्योंकि ये ईएसआई की बात कर रही हूँ। ये सारे पॉइंटर्स जो थे आपके, ये तो फाइनेंस में भी वैलिड रहेंगे, है ना। एफएम जो मैनेजमेंट फाइनेंस के आंसर्स लिखोगे वहां पे भी वैलिड है, इंग्लिश में ऐसे लिखोगे, प्रेसी लिखोगे, वहां पे भी वैलिड है। पर कंटेंट पार्ट है ना जो ये साइज स्पेसिफिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। करें फिर इसकी बात। कंटेंट में जैसे मैंने आपको कहा, आप एक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन की तरह इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब कंटेंट अच्छा लाने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो देखिए आपका ऑब्वियसली सिलेबस, बेसिक सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ डेवलपमेंट, जिसमें मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी सब कुछ आता है, वो कवर्ड होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कवर्ड होना चाहिए आपका, बजट सर्वे, ये चीजें आपकी कवर्ड होनी चाहिए अच्छे से। बेसिक्स आपके क्लियर हैं इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप थ्राइव करोगे किस चीज पे, करंट अफेयर्स पे, अपने ईएसआई के अच्छे आंसर्स बनाने के लिए। यस, यू हर्ड दैट राइट। क्योंकि आपका कोई भी एक तो क्वेश्चन नहीं आता जो डायरेक्टली सिर्फ स्टैटिक बेस्ड हो, और अगर क्वेश्चन आया भी है आपको उसमें तड़का मारना है करंट अफेयर्स का। आपकी खिचड़ी में जो तड़का लग रहा है ना, जीरा राई डल रही है जो भी, वो यहां से आएगी एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि वो सब प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप, ऊपर गार्निशिंग करके, ऊपर उसके सुंदर सा धनिया पाउडर एंड ऑल, सब पाउडर नहीं, लीव्स डालते हैं, वो लीव्स वगैरह लगा के, है ना। पर जो तड़का है, टेस्ट एक्चुअल यहाँ से आएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स, स्कीम्स, कोई इनिशिएटिव्स, उसको ना टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लीजिए। जैसे आपका टॉपिक है, अभी तो हट गया लेकिन फिर भी सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हो गई आपकी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, पॉवर्टी एलिविएशन हो गया, जो ग्रोथ की बात करते हैं हम इकोनॉमी की, ये 5-6 अपने पेजेस बना लीजिए। और जो भी आपको चीजें दिखें करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, चाहे वो कोई रिफॉर्म हो, कोई लेटेस्ट न्यूज आई हो कि रिपोर्ट रिलीज हुई है, कोई स्कीम आया है, कुछ भी आपने एग्जाम्पल पढ़ा हो कि अच्छा अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इतने 9.6 करोड़ सिलेंडर्स कंप्लीट किए, और उस वजह से एक वुमेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, ऐसे आता रहता ना न्यूज़पेपर में। उन चीजों को उस पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखना शुरू कर दो कि ये मेरा एक पेज हेल्थ का है, ये एजुकेशन का है, ये एम्प्लॉयमेंट का है, ये स्किल डेवलपमेंट का है। इसमें इसमें अपने स्पेसिफिक पॉइंटर्स लिखने शुरू कर दो। वही जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जैसे ईएसआई 24/7 देखते हो आप अपनी, मैं शाम को जो 8 बजे सीरीज लाती हूँ, कोर्स में हो तो वहां पे भी हम कितना कुछ पढ़ते हैं। या अगर आप कुछ भी रेफर कर रहे हो, कोई भी मैगजीन, कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उनको ऐसे पॉइंटर्स में सेग्रीगेट करना शुरू करो टॉपिक वाइज। ये आपका वो सारा मसाला है जो आंसर बनाने के काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एजुकेशन पे, इनमें से कोई ना कोई पॉइंट्स तो चिपका के ही आओगे वहां पे। रिपोर्ट रिलीज होती रहती है, यूएनडीपी की रिपोर्ट हो गई, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर है इस बार, डाल दो वहां पे कहीं ना कहीं उसका कॉन्टेक्स्ट बना के। तो पॉइंट इज, आपको क्या करना है, अच्छा शेफ बनना है। अच्छा शेफ बनोगे आप प्रैक्टिस से, और आपके पास सामान भी होना चाहिए। ऑल्दो शेफ्स हम मानते हैं कि थोड़ा सा कुछ भी हो तो उसमें बना लेते हैं, पर थोड़ा सा कुछ भी इज बेयर मिनिमम, जो मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। तो इनका आप यूज कीजिए और इन चीजों को अपने आंसर्स में डालिए।
आई होप ये आपके काम आए जो मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश की है, ठीक है। आपके कोर्स में तो डेफिनेटली मैं ऐसे टॉपिक वाइज जो फॉडर मटेरियल कहते हैं हम इसे, पॉइंटर्स हैं, वो दूंगी मैं। लेकिन अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए, और ये बहुत काम आएगा आपके। खुद के नोट्स वैसे भी बना लोगे तो काम आते ही हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे विच कैन हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन ESI राइटिंग सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे लिख के बताइए। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी कराऊं आपको ESI की, जैसे हमारे अभी कुछ सीरीज चल रही हैं, रिपोर्ट्स करवा रही हूँ मैं आपको, PIB की स्कीम्स और ऐसी चीजें करा रही हूँ, तो अगर आप चाहते हो आंसर राइटिंग भी करवाऊँ तो मुझे लिख के बताइएगा। आई विल डेफिनेटली लुक आउट एंड मैं कोशिश करूंगी आपके लिए वो भी वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ RBI। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हमारा लेटेस्ट बैच भी अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी क्लासेस 19 मई से स्टार्ट होनी है, फेज 2 की ESI और FM की। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो एक मिनिमल से प्राइस में, और काफ़ी अच्छा कंटेंट, काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप एनरोल कर सकते हो उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू प्रीटी सून।